नमस्कार। संसद के समक्ष मुद्दे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। संसद का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। खासा अहम सत्र है ये दो हिस्सों में सत्र होगा और पहले हिस्से में हम सब जानते हैं कि रेल बजट पेश किया जाएगा। उसके बाद रेल बजट 23 फरवरी को जो कि रेल मंत्री सुरेश प्रभु पेश करेंगे। उसके बाद आम बजट वित्त मंत्री अरुण जेटली 29 फरवरी को पेश करेंगे, जिस पर सबकी निगाहें रहेंगी। और इस सत्र के भीतर बहुत सारे जो आर्थिक मुद्दे हैं वो तो रहेंगे ही, कई अन्य राजनीतिक मुद्दे भी जोर शोर से उठने वाले हैं। और सरकार की मंशा साफ तौर पे ये है कि जो आर्थिक सुधारों का एजेंडा उसको आगे बढ़ाया जाए और जो महत्वपूर्ण बिल हैं वो पारित करवाए जाए। लेकिन जिस तरह से मॉनसून सत्र और शीतकालीन सत्र में हमने देखा था कि जिस तरह से वहां पर हंगामा ज्यादा हुआ, काम कम हुआ, उसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने चिंता तो जताई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या बजट सत्र में कामकाज ज्यादा से ज्यादा हो पाएगा, क्या राजनीतिक दलों के एजेंडा हैं, क्या मुद्दे हैं, उसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ चार मेहमान स्टूडियो में मौजूद है। परिचय करा दो। हमारे साथ महेश गिरी साहब है। महेश गिरी साहब भाजपा के सांसद हैं। हमारे साथ रंजीता रंजन जी हैं। रंजीता रंजन जी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं। हमारे साथ नीलोत्पल बसु साहब हैं, सीपीएम के नेता। और हमारे साथ डीपी त्रिपाठी साहब हैं, एनसीपी के नेता। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। सबसे पहले महेश गिरी जी, जाहिर तौर पर सरकार की मंशा है, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी इस तरह के बयान दिए थे कि हम ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहते हैं, कोई भी मुद्दा आप उठाइए उसमें दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि जिस तरह से शीतकालीन सत्र चला, मानसून सत्र चला, इस सत्र में वास्तव में, क्योंकि संसद चले उसके लिए सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है, क्या आपको लगता है कि आप चला पाएंगे? देखिए, संसद के अंदर सरकार की जितनी जिम्मेदारी है उतनी विपक्षी दलों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर हम एक स्वस्थ संवाद करते हैं, एक हेल्दी डिस्कशन करते हैं, डिबेट्स होती हैं और एग्री डिसएग्री ऐसी बातें होती है। उसके बाद एक निर्णय पर आते हैं और देश के विकास के लिए निर्णय लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो संसद उसी लिए बनी है। अपेक्षा है, सरकार ने भी कई बार विपक्षी दलों से बात की है, अभी हाल ही में मीटिंगें भी हुई है, इस पूरे सत्र को किस तरह से सफलता से चलाएं और देश के लिए जो अहम मुद्दे हैं, अहम बिल है जिसको पास कराना है, तो उन बिलों के लिए भी सरकार ने कहा है कि आप सहयोग दें और किसी भी विषय को बिना वजह संसद रोकने के बजाय उसकी चर्चा में ले आए। चर्चा के बाद उसका निर्णय हम लेते हैं और निर्णय से आगे बढ़ेंगे। यदि हम चर्चा ही नहीं करेंगे, केवल संसद को रोकेंगे, किसी तरह से बाधा डालेंगे, तो संसद की वजह से देश का भी हम बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। तो मुझे लगता है चर्चा यदि होती है, एक अच्छा स्वस्थ संवाद होता है, तो निश्चित तौर पर अच्छे परिणाम आएंगे और इस शीतकालीन सत्र से पूरी उम्मीद है। आप उम्मीद लगाते हैं। रंजीता जी, अगर मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र में देखिए, खासकर शीतकालीन सत्र की अगर मैं बात करूं तो लोकसभा में करीब 93% प्रोडक्टिविटी थी और राज्यसभा की बात करो तो 50% से भी कम। उपराष्ट्रपति ने जब ये सत्र का सत्रावसान हुआ था, उन्होंने साफ तौर पर इस बात पे चिंता जताई थी। राज्यसभा में जो कुछ हो रहा है उस पर चिंता जताई थी, क्योंकि राज्यसभा में विपक्ष बहुमत में है और एक तस्वीर ये बन रही है कि जो भी काम होता है राज्यसभा में विपक्ष अपने बहुमत के बल पर उसको रोकने की कोशिश करती है। 16 फरवरी को जब प्रधानमंत्री ने मीटिंग बुलाई थी, तो जो सूत्रों से जो खबरें सामने है उसमें यह कि कई दल, जिसमें एसपी, बीएसपी, जेडीयू, टीएमसी, इन पार्टियों के कई नेताओं ने यह भी कहा था कि भाई बच्चों के मन में जो तस्वीर बन रही है संसद की वो बहुत अच्छी नहीं है, इसको ठीक करने की जरूरत है। आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे लेकर आएंगे? बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर से इवन किसी भी पार्टी को या किसी भी पार्लियामेंटेरियन को कभी भी ये पसंद नहीं है कि सदन ना चले, क्योंकि एक तो जो एक एमपी होता है वो 3 रोल अपना रहा होता है। एक उसके कंस्टिट्यूंसी की अपनी जिम्मेदारी होती है, एक पार्टी की जिम्मेदारी होती है, और एक क्या मुद्दे जो लोकल इश्यूज उनके हैं वो भी उठाने होते हैं। और जब सदन इस तरह से डिस्टर्ब होता है तो हम सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं। जिस तरह अभी हमारे ऑनरेबल बोल रहे थे कि नहीं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सही मायने में आप देखेंगे तो जो रूलिंग पार्टी है उसको विपक्ष को विश्वास में लेना होता है। देखिए, आप मीडिया में कहने के लिए बड़ी बारी मैं भी पैनल डिस्कशन में गई कि आप शोर मचाते हैं, ये शोर नहीं होता है। देखिए, लोकतंत्र में एक ही हमारे पास अधिकार है और दूसरा क्या था, जैसे जब ये लोकसभा शुरू होती है तो उसमें ये एरोगेंसी देखने को आई कि भाई आप तो 44 हैं, आप तो वो हैं, कोई ऐसी विपक्ष की पार्टी नहीं है जिसको हम लीडर ऑफ द हाउस भी अपोजिशन घोषित कर सके। तो ये एक एरोगेंसी लेके इन्होंने बहुत सारे अध्यादेश भी लेकर आए
आपने लैंड बिल भी देखा जिसपे इन्होंने बाद में यू टर्न भी लिया। इसी तरह अभी जीएसटी आने वाला है जिसके लिए आप बोल रहे हैं कि राज्यसभा में बहुमत है। थैंक गॉड की बहुमत है कि कुछ अमेंडमेंट है। आपके कहने का मतलब राज्यसभा लोग सरकार ने क्योंकि शुरुआत में एरोगेंसी दिखाई इसलिए राज्यसभा में आपने सरकार के काम को रोक दिया। देखिए, काम रोकना नहीं है। अब जीएसटी में 2-3 अमेंडमेंट है जो बहुत जरूरी है, एटलीस्ट मिडिल क्लास और गरीब क्लास के लिए बहुत जरूरी है। आपको भी मालूम हुआ, एक पॉइंट तो डायरेक्ट है कि जैसे जीएसटी लागू होगा तो 30% जो टैक्स दे रहे हैं, जो कैपिटलिस्ट है, बड़े बड़े पूंजीपति है, वो सीधा 25% हो जाएगा और 3-4 साल तक इधर जो गरीब और मिडिल क्लास है वो महंगाई को रोक नहीं पाएंगे। अभी जब दालें मिल रही हैं 150 रुपए 200 रुपए, तो आगे क्या होगा? तो ये श्योर नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी मेजॉरिटी का आप गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि एटलीस्ट पूरा देश देखे कि किस तरह से ये सदन को चलाना चाह रहे हैं। आपको विश्वास में, हम अभी भी कहेंगे कि आपको विश्वास में लेना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सोनिया जी को चाय पे बुलाया, हम लोग को बहुत उम्मीद थी कि शायद जीएसटी के मामले में वो अमेंडमेंट करेंगे, लेकिन आपने चाय पिलाकर एक मैसेज ओरली जो हमेशा ये दोहरीपन का जो अपनाते हैं कि दिखाने के लिए कुछ, करने के लिए कुछ, तो हम लोग का प्रॉब्लम ये है कि अरुणाचल में आपने क्या कर दिया, पंजाब में क्या हो रहा था, वीके सिंह ने क्या किया, और जैसे इन्होंने बोला कि डिस्कशन के लिए हम तैयार हैं। अपोजिशन स्थगन प्रस्ताव देता है तो आप बोलते हैं 193 में कर दो, कॉलिंग अटेंशन देता है तो आप कहते हैं 197 में कर दो। जिस मुद्दे का करंट इंपॉर्टेंस है उसको आप 193 में दोगे तो ये सदन में बैठे लोग समझ रहे होते हैं, ना कि पब्लिक समझ रही पर ये तो अधिकार हमको कम से कम सभापति पर छोड़ देना चाहिए। मुझे लगता है कि वो किस नियम के तहत कराते हैं, और सभापति में हमें इतनी आस्था तो रखनी पड़ेगी जो तमाम सदस्य हैं उनको। बहरहाल नीलोत्पल जी, वामपंथी पार्टियां क्या मुद्दे खास करके इस बार उनको लगता है जीएसटी एक बड़ा विषय है जिस पर बीजेपी और कांग्रेस ऐसा लग रहा है कि फंसे हैं, पर आपके अगर कहें तो आपके जैकेट की जेब में क्या उस मुद्दे को बारे में जिक्र करने के पहले मैं एक जो संविधान के बारे में कुछ असच्छता है मैं बोलूंगा वो साफ कर दूं कि ये ठीक बात है कि विरोधी पक्ष का भी कोई भूमिका है पार्लियामेंट में, लेकिन जहां तक हमारी संविधान का ख्यालात है उसमें साफ कर दिया गया है संसद वो मंच होता है जहां पे कार्यपालिका के जवाबदारी लोगों के लिए देश का वो संसद के जरिए प्रतिपालित करना पड़ता है। तो इसीलिए दारोमदार सत्ताधारी पक्ष के ऊपर होता है, लेकिन जरूर उसमें सहयोग विरोधी पक्ष का भी होना चाहिए। एक दूसरा, आपने टिप्पणी किया वो भी मेरे ख्याल में अच्छा टेस्ट में नहीं है कि वो लोग लोकसभा में पास करा लिया, राज्यसभा में विरोधी पक्ष का सर सर आपको पूरा मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैंने जो कहा मैं आपको मैंने कहा देश में तस्वीर ये बन रही है। अब आप मैं एक पॉइंट बोलने से, अगर मतलब आप अध्यादेश लाते हो उसको लोकसभा में पारित करते हो, फिर आप राज्यसभा में 3 बार पारित करने से असमर्थ होके अध्यादेश को आप मतलब फॉलो थ्रू करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, तो आपको ये नहीं लगता कि लोकसभा में जो मेजॉरिटी ब्रूट मेजॉरिटी है उसका इस्तेमाल करके लोकतंत्र में जो दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी मद्देनजर रखते हुए शासन चलाने का जो जिम्मेदारी है वो आप नहीं निभा रहे हो। एक दूसरी बात है, ये सही बात है कि ये सरकार ना बहुत मुस्तैदी हासिल कर चुके हैं इस मायने में कि ठीक संसद के सत्र शुरू होने के पहले ऐसे बवाल खड़ा कर देते हैं जिसके अंदर शोर शराबा कुछ हद तक अनिवार्य हो जाता है। सरकार आपका आरोप लगा रहे हैं, सरकार हाँ, केंद्रीय सरकार मोदी जी जिसका नेतृत्व दे रहे हैं। अभी जो 2 घटनाएं हुई है 2 विश्वविद्यालय में, प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालय में, उसमें सरकार का गवर्नेंस के बारे में सवालिया निशान लग गया है। अब देखिए, अगर हमारे राजधानी के केंद्र में है पटियाला हाउस कोर्ट और वहां पे आप आरोपी को अदालत में पेशी करने की स्थिति में नहीं होता है, इस हद तक कि सुप्रीम कोर्ट को उसमें टिप्पणी करना पड़ता है, तो अगर ये सवाल उठे देश में गवर्नेंस है या नहीं, मेरे ख्याल में वो तो आप
एक हिसाब से जो विरोधी पक्ष है उसका लाचारी को प्रदर्शित करेगा। सवाल है लेकिन कुछ वकीलों के कृत्य के लिए आप सरकार को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, ये मैं महेश जी से पूछूंगा। मैं शुरू से महेश जी तो खुद बहुत अच्छा जानता है जेएनयू का सवाल, क्योंकि पहला तो शुरुआत होता है कि विश्वविद्यालय कौन चलाएगा। विश्वविद्यालय पार्लियामेंट के एक कानून से स्थापित एक संस्था है। विश्वविद्यालय में कोई घटना होगा, क्या एमपी चिट्ठी लिखेगा, क्या मंत्री चिट्ठी लिखेगा, और उसके शिकायत के ऊपर डॉक्टर वीडियो के ऊपर सरकार अपना पुलिस भेज के पूरे देश को और कौन राष्ट्रवादी है, मुझे लगता है कौन राष्ट्रवादी नहीं है, ये सर्टिफिकेट देंगे। नीलोत्पल जी, मैं इस बात में, क्योंकि मैं इसमें ज्यादा इस कार्यक्रम में नहीं जाना चाहता, लेकिन क्योंकि आप उठाना, मैं जरूर महेश जी के पास आऊंगा, पर उससे पहले मुझे ये लगता है कि जो नीलोत्पल जी ने सवाल उठाया, आपके लिए क्या आपको लगता है कि जेएनयू का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा संसद में रहेगा? क्योंकि आपने जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया, में नहीं रहा ना, पूरे देश भर फैल गया, क्योंकि इसके आधार पे सरकार और सरकार चलाने वाले लोग ये तय करना शुरू किया, किसी के साथ उनका असहमति होगा वो देश विरोधी है। नहीं नीलोत्पल जी, अगर देश भर में मुद्दा फैला तो इसलिए भी फैला क्योंकि देश के लोगों ने ये नारे लगते हुए देखे जेएनयू में कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, लोगों ने ये नारे लगते हुए देखे कि भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी, इंडिया गो बैक, ये नारे लगते हुए देखे। इस नारे के कारण देश भर में ये बात हुआ, देश भर की भावनाएं आहत हुई। इसमें सरकार ये मुद्दा बहुत अच्छा हुआ कि आप भी वही लफ्ज बोल रहे हैं। मैं वो लाइन बोल रहा हूँ जो देश बोल रहा है, माफ कीजिएगा, मैं बोल देश के लोगों को दुख हुआ है। देश के लोगों को दुख हुआ है। नीलोत्पल जी, देश के लोगों को दुख हुआ है नारे सुनकर, ये नारे सुनकर देश के लोगों को दुख हुआ है। हम भी देश का जिम्मेदारी, पर संसद का हिस्सा नहीं, आप लोग हिस्सा इसलिए चांद मुट्ठी भर लोग नहीं, यही दिक्कत है, क्योंकि संसद का हिस्सा मैं नहीं हूँ। ये मंच देश का जिम्मेदारी बहुत ज्यादा लोग ले रहे हैं। एक बात समझने की जरूरत है। सबसे पहली बात तो ये समझने की है कि जेएनयू एक जगह है जहां पर ये हुआ। ये जेएनयू हो या कश्मीर से कन्याकुमारी, कहीं पर भी हो, राष्ट्र विरोधी नारे जो है ये किसी भी रूप में भारत देश में सहन नहीं किए जा सकते। मैं एक बात जोड़ दूं, आप जवाब दें, क्योंकि नीलोत्पल जी ने कहा कि एक सांसद को हक नहीं है कि इस तरह की, क्यों हक नहीं? सांसद, एक सबसे पहली बात, अगर वो देश में राष्ट्र विरोधी नारे सुनता है तो क्या वो ये सोचेगा कि मैं सांसद हूं, मुझे नहीं लिखनी चाहिए, इस देश का नागरिक हूं मैं। सबसे पहले कुछ भी बनता हूं उसके पहले सबसे पहले मैं भारतीय हूं, इस देश का नागरिक हूं, और वो सोच समझकर ही मैंने चिट्ठी लिखी, मैंने वो कंप्लेन की थी, और कंप्लेन में ये लिखा कि ये जो देश विरोधी नारे लग रहे हैं ये राष्ट्र विरोधी तत्व के साथ जुड़े हुए कहीं लोग तो नहीं है क्या? ये इसमें छात्र जो है ये इसे राष्ट्र विरोधी नारे लगाकर राष्ट्र का अपमान तो नहीं कर रहे हैं? इसके खिलाफ एक्शन स्ट्रिक्ट होना चाहिए। ना उसमें जेएनयू को लेकर के कुछ जोड़ा गया, ना वो तो घटना का स्थल है, पर एक ये जब राष्ट्र विरोधी नारे हुए, मुझे आज बड़ा दुख है कि आप जेएनयू को उसमें लाना चाहते हैं। बात तो डिस्कस इस पर होनी चाहिए कि राष्ट्र विरोधी नारे लगे, ये लगने नहीं चाहिए, और देश का गुस्सा था ये मैं अकेला नहीं था, ये कोई पार्टी नहीं थी, और 5-6 दिनों तक अगर आपने देखा होगा टीवी के चैनल पर, ये पार्टीबाजी नहीं चली थी। पार्टीबाजी ये सब लोगों ने लेकर के आई। ये पूरा जनता का मुद्दा था, जनता गुस्से में थी। मैंने आपको इसलिए एक मिनट, लेकिन श्रीवास्तव जी, सर मैं रंजीत एक मिनट, क्योंकि मैं डीपी त्रिपाठी जी को मौका देना चाहता हूं। मैं पहले ही कह रहा हूं कि ये कार्यक्रम संसद के समक्ष मुद्दों के लिए है, और क्योंकि हमने अभी जीएसटी पर भी नहीं पहुंचे थे, लेकिन सीधा जेएनयू पर बात आ गई। सिर्फ क्या मुझे लगता है कि जेएनयू को लेकर एक बार फिर हम हंगामा देखेंगे, या फिर अन्य मुद्दों पर भी बात होगी डीपी त्रिपाठी जी, जो देश के सामने और बड़े मुद्दे, उन पर सभी पार्टियों की बैठक में ये तय हो चुका है कि संसद को सुचारू रूप से चलने देना चाहिए। दूसरी बात है कि रेल बजट, आम बजट, ये सारे आएंगे। बजट सत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। 31 बैठकों में बहुत सारे बिल्स पर, जैसे राज्यसभा में तो 50 से ज्यादा बिल पड़े हुए हैं जिन पर विचार करना जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण बिल है। इस पर भी एक सहमति बनी है कि जो महत्वपूर्ण बिल हैं वो सब पास किए जाने चाहिए। उसके अलावा मैं एक बात बहुत जोर देकर कहना चाहता हूं कि इस देश में आजादी के बाद कभी अदालत परिसर में छात्रों, शिक्षकों, पत्रकारों के साथ मारपीट नहीं हुई थी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस वहां खड़ी होकर देख रही है, ये पूरा देश देख रहा था। ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना है, खतरनाक घटना है, और इस पर संसद में
बहुत जल्दी बहस होनी चाहिए। हम सभी लोगों ने मांग की है 24 या 25 को संसद में इस विषय पर बहस होनी चाहिए। जेएनयू, हैदराबाद विश्वविद्यालय और छात्रों अध्यापकों के साथ जो हो रहा है, देखिए जेएनयू में जो हुआ है वो इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि आप संस्थाओं पर जो हमला कर रहे हैं वो बहुत गलत है, और वैचारिक विविधता पर हमला कर रहे हैं वो गलत है। कोई भी राष्ट्र विरोधी नारों का समर्थन नहीं करता। जो महेश गिरी जी कह रहे हैं, किसी पार्टी ने, मेरा ख्याल है, उसका तो समर्थन किया है, घोर विरोधी है, घोर विरोधी है। सर उसके खिलाफ कार्रवाई हुई तो उसके बाद ही हमने देखा कार्रवाई करने का जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस का नहीं था। कार्रवाई ने तो आपने निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ की, जिसने उस पकड़े गए हिस्सा नहीं लिया था। कन्हैया कुमार ने त्रिपाठी जी, एक बार फिर कह रहा हूँ, निर्दोष कौन है तो अदालत में छोड़ देते हैं, पर महेश जी अदालत पे क्या आप सुन रहे हैं, उसका अदालत में पेशी नहीं हो रहा है, अदालत में नारा नहीं लगाया, अदालत में कहा पेशी नहीं हुई, उसको सर, आप अदालत में पेशी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पहले हाई कोर्ट में जाइए। ये सुप्रीम कोर्ट में बोलना मामला पड़ा। गया। मैं कह रहा हूँ मामला अदालत में गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको ले, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते मामला अदालत में नहीं कभी नहीं गया। लेकिन हुआ जो ऐसा, आपने कोर्ट आपने जो फंक्शन मुद्दा नहीं कर उठाया, पाता ठीक जो से। डीपी त्रिपाठी जी ने मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा कि भाई ये जो संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उस पर भी सरकार हमले कर रही है और इसलिए ये इसके कारण जो है हंगामे हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहले हैदराबाद में क्या ये किसी संस्था के खिलाफ तो था ही नहीं, ना सरकार ने और ना पार्टी ने कभी भी संस्था के खिलाफ कोई बात की है, आधिकारिक रूप में तो की ही नहीं है। एफआईआर की अगर बात कहूं तो एफआईआर के अंदर भी संस्था के खिलाफ नहीं है। मैं बार बार आपको यही कहना चाहता हूं, चाहे डिबेट में हो या चाहे रोड पर हो, बाकी पार्टियां इसको संस्था के ऊपर लेकर जाना चाहती है। सरकार अभी भी उस पर कायम है कि यह संस्था के खिलाफ नहीं है। ये जो राष्ट्र विरोधी नारे लगे थे, उन राष्ट्र विरोधी नारे लगाने वालों के खिलाफ ये कार्रवाई। और दूसरी बात, ये नारे किस जगह पे लगे? सपोज अगर किसी दुकान में, किसी दुकान का अगर नौकर है वो पाकिस्तान का झंडा लगाता है, तो क्या मालिक का गुनाह नहीं बनता? वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कैसे हुआ, डीएसयू का प्रेसिडेंट कौन है, ये सभी तहकीकात हो रही है। जिस दिन कन्हैया निर्दोष साबित होगा तो उस दिन निर्दोष साबित होगा, देश देखेगा। अगर गुनाह कबूल हुए तो कबूल हुए। किसी पार्टी ने या भारतीय जनता पार्टी ने सीधा आक्षेप नहीं किया। मुझे लगता है जेएनयू से आगे संसद चलेगी। नीलोत्पल जी, और मुद्दे पे मैं क्योंकि मैं वही चलेगा, अगर अगर ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री जी जो बयान दिया है कि हम सिर्फ सत्ताधारी पक्ष के नहीं हैं, हम पूरे सदन के देश के नेता प्रधानमंत्री है, इस बात पे वो अगर खड़े उतरते हैं स्मूथली चलेगा। लेकिन अगर उसमें उनका भी वो होगा कि कौन देश विरोधी और कौन देशभक्त, ये वो तय करने लगेंगे, तब मुश्किल होगा। तो रंजीत जी, मैं ये बताइए, और मुद्दे जो है, मैंने कहा इन सब से आगे बढ़कर आपके हिसाब से जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो संसद में क्या है? कौन से बिल आपको लगता है कि जिसमें सरकार को ज्यादा पहल करनी चाहिए? ज्यादा देखिए, अभी ये सत्र जो होता है सबसे महत्वपूर्ण बजट होता है। रेलवे है, जनरल बजट है, और जनरल बजट में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके 2 बजट आए और उसमें मेक इन इंडिया था, स्किल इंडिया था, सरकारी कर्ज था, गोल्ड मोनेटाइजेशन था, एक ब्लैक मनी का उन्होंने कहा था कि हम रास्ता निकाला था, जिसमें मैं बताना चाहूंगी कि जो रास्ता निकाला सपने हम लोग को दिखाए, उसमें मात्र 3770 करोड़ रुपए इन्होंने लिए। और इससे बेहतर जब गुजरात जी पीएम थे तो 1997 में 33,697 करोड़ रुपए आए भी थे, दिखे भी थे, और 10,000 टैक्स भी गवर्नमेंट को आया था। तो हम लोग का कहने का ये मतलब है कि मैक्सिमम चीजें सिर्फ दिखाई जा रही हैं। अभी तक आप सपना दिखा रहे हो, लेकिन अभी पिछले बजट का जो इम्प्लीमेंटेशन इतना पुअर है कि आप जमीन में नहीं उतार पा रहे हो। तो मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण है, आप इसमें रेलवे को ले लें। आपने पिछली बार, हम लोग भी थोड़े इम्प्रेस इसलिए हुए कि भाई इवन आप स्टेट बिहार को ले लो कि नहीं, हम कोई नई योजना इसलिए नहीं ला रहे हैं कि पहले की योजनाएं बहुत पेंडिंग है, बहुत सारा पैसा देना है। लेकिन धरातल पे जब उतारने की बात आई तो अब फिर पूरा साल खत्म हो गया है, बिहार वैसा का वैसा है। मैक्सिमम स्टेट आप बंगाल को ले लो, असम को ले दो, मैक्सिमम स्टेट में वही रोना है कि आप राशि ही नहीं दे रहे हो। इवन मनरेगा में पिछली बार बहुत हंगामा हुआ कि आप पार्शियलिटी कर रहे हो, फिर मनरेगा में पैसा नहीं गया। इवन पीएमजीएस में पैसा नहीं गया।
बहुत सारे, मेरे ख्याल से मेरे लिए अभी सर्वप्रथम मुद्दा तो रेलवे और जनरल बजट ही है, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र आता है, सेविका आती है, बहुत सारे ऐसे बजट है जिसमें इनको बजट बढ़ाना होगा। और जो महंगाई का मुद्दा लेकर ये गवर्नमेंट में आए, 2 साल बीतने को आ रहे हैं, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। मुझे ये सवाल, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत अच्छा रजिता जी ने अपने प्रश्न में ही एक बहुत अच्छा जवाब दे दिया कि जमीन पर कुछ नहीं दिख रहा है, धरातल पर कुछ नहीं दिख रहा है। मैं रजिता जी को कहना चाहूंगा कि आप जमीन का बिल पास कर दे, क्योंकि हवा में तो नहीं बनेगा। जो जमीन, एक मिनट बोल, ये जमीन अगर आप लैंड बिल पास करोगे, सरकारी कामकाज के लिए जो जमीन चाहिए, जो रेल पटरी डालनी है, हाईवेज बनाने हैं, स्कूल खोलने हैं, या एम्स बनाने हैं, आप लैंड बिल आप पास नहीं करते। महंगाई घटाने के लिए जीएसटी लाना है, जीएसटी इन्वेस्टमेंट लाने के लिए आपने कहा कि पूंजीपतियों का 30% टैक्स घटाकर 25 कर रहे हैं। बाहर अगर आप देखें बाकी देशों के अंदर और हमारे देश के अंदर, बाहर के इन्वेस्टर्स को हमारा जो है टैक्स वो हायर साइड है, उसको किस तरह से हम कम करें जिसकी वजह से बाहर का इन्वेस्टमेंट ज्यादा आए, इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा हो। इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, रोजगार उतना बढ़ेगा, देश का भविष्य विकास तभी होगा जब जमीन पर हम कुछ करेंगे, वो जमीन देंगे तब तो होगा। लैंड बिल पास नहीं करना, जीएसटी बिल पास नहीं करना और फिर नारे लगा के संसद रोकना, ऐसे कैसे विकास होगा? रेलवे की पेंडिंग योजना में क्या जमीन आपको मैं एक पास मिनट आता हूं। करानी डीपी है? त्रिपाठी जी, ये तू मैं जो है ये तो हम देख रहे हैं बहुत समय से। आप एक वरिष्ठ नेता हैं, क्योंकि आप बहुत, आपकी एक छवि ऐसी, आप बड़ा संतुलित एक रास्ता लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इन सबके बीच ये जो कुछ चल रहे हैं, देश को लगता है कि आम लोगों को राहत मिले, उसके लिए कुछ चीजें हैं, आर्थिक सुधार के विषय हैं जिस पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जरूरी तो है, सब मानते हैं। उसमें क्या अमेंडमेंट हो ये एक विषय हो सकता है, उसके लिए क्या संसद में हो सकता है कि एक रास्ते पर हम लोग आगे बढ़ सकें तमाम पार्टी? हमारी ये मान्यता है कि संसद को सुचारू रूप से चलना चाहिए। लोकतंत्र में मतभेद तो रहेंगे, बिल्कुल, वो मतभेद कैसे हल होंगे? वो संवाद से हल होंगे, संवाद होगा तभी वो हल होंगे। 2-3 बातें मुझे कहनी है जो इस संसद के सत्र में जिस पर बहस होनी चाहिए। जैसे किसानों का मसला है, सिर्फ आत्महत्या का नहीं है, पूरे कृषि क्षेत्र की जो अवनति हो रही है उसका मसला है। अभी सरकार का सर्वे आया है, सरकार के सर्वे के अनुसार देहाती क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बहुत बढ़ी है। तो अब ये बढ़ रही है, ये बड़ा महत्वपूर्ण मसला है। ये ऐसे मसले हैं जिस पर संसद में शासक दल से लेकर विपक्षी दलों को सबको मिलजुल कर इस पर बहस करनी चाहिए। कैसा क्यों हो रहा है, इस समस्या का हल हम कैसे ढूंढ सकते हैं, ये कोशिश करनी चाहिए। और संसद का देखिए, भारत की आजादी के बाद से उसी संसद में खड़े होकर जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ लोहिया जी सब कुछ बोलते थे और सब सुनते थे उसको, बिल्कुल कोई रोकता नहीं था उनको। तो विरोध को भी संसद में रोकने की जरूरत नहीं है, विरोध का सम्मान करना चाहिए, वो तो तभी संसद वो प्रधानमंत्री जी ने एक संकेत दिया था जब उन्होंने आम आदमी पार्टी के एक सांसद को उनके खिलाफ नारे लगाने में पानी पिलाया था। वो मतलब वो सम्मान तो होना ही चाहिए जो आप कह रहे हैं, सब पार्टियों को होना चाहिए। जी नीलोत्पल जी, देखिए हमारे देश में अर्थव्यवस्था का क्या संकट है। बजट सत्र होने के कारण इसका ही सबसे ज्यादा प्राथमिकता है। औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक, कृषि उत्पादन का सूचकांक कम हो रहा है। इसका कारण ये है कि देश में जो संकट निवेश से भी ज्यादा मांग का, मतलब लोगों के हाथ पैसा नहीं है, वो क्षमता नहीं है जिसके चलते वो खरीदारी कर पाए। महेश जी ये अभी टैक्स के बारे में बोल रहे थे, अच्छा बोलिए तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल का भाव कम हुआ तो उसके टैक्स बढ़ा के अब सरकार का जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो अब पूरा करने का कोशिश करते हैं। उसके चलते रिलायंस का सबसे ज्यादा मुनाफा होता है, वो अलग बात है, मैं उसमें नहीं जाता। लेकिन सवाल है निवेशक, ये निवेश के कमी से भी ज्यादा कैसे हम एग्रीगेट डिमांड जो है अर्थव्यवस्था में उसको बढ़ा सके, उसके लिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। आप जो
उन्होंने जिक्र किया है रेगा के बारे में, पैसा नहीं था। ये जो सब स्कीमें हैं, जिसके आज आंगनवाड़ी का जो सवाल है, जो तमाम स्कीम वर्कर्स का सवाल है, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का सवाल है, अगर आप इन लोगों का न्यूनतम जो कमाई के गारंटी करने के लिए उसको बढ़ाना पड़ेगा, सार्वजनिक निवेश अगर नहीं कर सकते, क्योंकि ये मैं पॉइंट समय कारोबार ये काम नहीं करेगा। समय बिल्कुल नहीं है। 30 सेकंड में सिर्फ आपको दूंगा रंजीत जी। मतलब जाहिर तौर पर जो आम लोगों के मसले हैं वो और आर्थिक मसले हैं, उसमें कम से कम सरकार की जिम्मेदारी जरूर है, विपक्ष से बात करें, पर विपक्ष को भी रचनात्मक होना पड़ेगा इन मुद्दों के लिए। क्या करेंगे? देखिए, मेरे ख्याल से कांग्रेस को आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा, जिन्होंने 55-56 साल राज किया हो, कि किस तरह से गवर्नमेंट चलानी है और कौन मैं तो विपक्ष की बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट चलाना आपको आता ही नहीं। मेरे कहने का इसलिए मतलब है कि जो भी ये महत्वपूर्ण मुद्दे ऐसी स्कीमें लेके आते हैं, तो हम लोगों के लिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आप गलत कर रहे हो तो उसको शीशा दिखाएं। जिसका एग्जाम्पल लैंड बिल इनका था। बहुत सारे ऐसे बिल हैं जो अध्यादेश लाने का मतलब ये है कि आप गलत कर रहे हो, तो यही जीएसटी में भी है। और हम लोग एक बहुत जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और निश्चित रूप से ये चलिए। महेश जी, आखिरी बात आपकी तरफ से, वो कह रहे हैं कि जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, थोड़ी सी शायद बात हो तो बात एक बात तो मैं जरूर कहूंगा। देखिए, अध्यादेश जितने भी इस गवर्नमेंट ने लाए, इसके पहले की जो गवर्नमेंट रही है, कांग्रेस ने इतने साल जब राज किया था इस देश पे, कई अध्यादेश, बहुत ज्यादा अध्यादेश लेकर आए। शायद ये भूल गए हैं, समय चला गया, तो ऐसे कई बार हुआ है। और अध्यादेश किस वजह से लाने पड़े? क्योंकि समय सीमा की कहीं पर दिक्कतें आती थी, कई ऐसी दिक्कतें थी, संसद नहीं चलता था, बिल नहीं पास हो रहे, तो कुछ ऐसे निर्णय, कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता थी देश के लिए। तो वैसे कुछ चीजें हुई है। पर आज जो ये सर्वदलीय बैठक बुलाकर प्रधानमंत्री जी ने बातचीत की, सुमित्रा महाजन जी हमारी जो सभापति, उन्होंने बात की कि आप एक स्वस्थ, मैं यहां पर चैनल पे भी कहना चाहूंगा कि संसद एक स्वस्थ संवाद का केंद्र है। स्वस्थ संवाद होगा, केवल नारेबाजी लगाकर रोक दो, रोक दो, रोक दो, रोक दो, ऐसे तो संसद कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। ऐसे नहीं चलनी चाहिए, बिल्कुल आपने कहा। और ये पूरा देश चाहता है और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को भी इस बात की आभास है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जब 16 फरवरी को सर्वदलीय बैठक हुई थी तो कई पार्टियों के नेताओं ने इस बात पे चिंता जताई थी कि संसद की छवि देश के बच्चों के मन में भी जो बन रही है वो बहुत अच्छी नहीं है। उसको बदलने के लिए सभी पार्टियां तैयार दिखती हैं, इच्छुक दिखती हैं। कुछ अपने अपने मतभेद हो सकते हैं, मुद्दे हो सकते हैं, वो उठे, जोर शोर से उठे, सरकार की भी जिम्मेदारी तय हो, विपक्ष भी रचनात्मक भूमिका में आए, तो जाहिर तौर पर बात कुछ आगे बढ़ सकती है। फिलहाल इसका इंतजार रहेगा, लेकिन देखना दिलचस्प रहेगा कि बजट सत्र में कैसे कार्रवाई आगे बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों लोगों के आने का, बहुत बहुत शुक्रिया। संसद के समक्ष मुद्दे में फिलहाल